इसके बाद हम देखेंगे सैमुअल डी शैम्पलिन। फ्रांस में जन्मे सैमुअल डी शैम्पलिन ने उत्तरी अमेरिका में खोज अभियान चलाए थे। कहाँ चलाए थे? उत्तरी अमेरिका में। उसने क्या किया कि वहाँ फ्रांसीसी उपनिवेश स्थापित किए, यानी वहां पर जाकर फ्रांसीसी बस्तियां स्थापित की थी। कहा? उत्तर अमेरिका में। और उसके बाद उसने कनाडा में क्यूबेल नगर की भी स्थापना की थी। आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्यूबेल नगर की स्थापना किसने की थी, या उत्तर अमेरिका में फ्रांसीसी उपनिवेश किसने स्थापन किए थे? किसने किए थे? सैमुअल डी शैम्पलिन ने। उसके बाद हम देखेंगे एबल जॉनसवा टॉसमन। ये जो टॉसमन है, ये टॉसमन का जन्म कहाँ हुआ था? हॉलैंड में हुआ था। नए नए प्रदेशों की खोज करने के और उपनिवेशों में प्रतिस्पर्धा में उसने न्यूजीलैंड द्वीप की खोज की। ये जो टॉसमन है, इसने न्यूजीलैंड की जो खोज थी वो इसने की थी। किसने? टॉसमन में। और 1644 यानी 1644 में उसने न्यूगिनी द्वीपों के तटीय प्रदेशों का सर्वेक्षण किया तथा जो पूर्वोत्तर ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में कारपेंटर प्रदेश खोज निकाला आदि कार्य जो है वो एबल टॉसमन द्वारा किए गए थे। अब हम देखेंगे कैप्टन जेम्स कुक। इंग्लैंड की जो शाही नौसेना है उसके कैप्टन थे जेम्स कुक ने क्या किया कि न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के भूमि पर अपने पांव रखे और वहां इंग्लैंड का झंडा फहराया। कहाँ का था? जेम्स कुक इंग्लैंड का था और ये नौसेना में इंग्लैंड के कैप्टन था। इसने न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में इंग्लैंड का झंडा फहराने का काम किया। इसने पैसिफिक महासागर के जो लोग थे द्वीपों का सर्वेक्षण किया और सही मानचित्र वहां के बनाए। 3 वर्ष में कैप्टन कुक ने लगभग 60,000 सामुद्रिक मील की यात्रा की थी। कितनी? 60,000 मील ये कैप्टन कुक जो है ये घूमा था। आपको पता होगा कैप्टन कुक नमक आता था, इसी के नाम से उसे कैप्टन कुक नाम दिया गया था। उसके बाद हम देखेंगे लुई एंटोनो दी बोगनविले। ये जो बोगनविले था ये क्या था? फ्रांसीसी नाविक था और वह क्या था? पैसिफिक महासागर लांघकर ताहिती पहुंच गया था। पैसिफिक महासागर को पार करके वो ताहिती में गया था। इस प्रवास वर्णन पर आधारित वॉयजेस अराउंड द वर्ल्ड नामक किताब उसने लिखी थी 1771 पर। इसी पुस्तक के जानकारी पर आधारित 19वीं शताब्दी में फ्रांसीसी मिशनरियां ताहिती में पहुंची तथा उन्होंने फ्रांसीसी उपनिवेश वहां पर ताहिती में जाकर स्थापित किए। ये जो पैसिफिक महासागर एक द्वीप को और स्थानीय पुष्पलता जो है यानी पैसिफिक महासागर के एक द्वीप और हमारे यहाँ जो बोगनवेल हम जिसे कहते हैं, जो आप बोगनविला जिसे कहते हैं, जहाँ पिंक कलर रेड कलर येलो कलर के वो बंचेस लगते हैं, उसको क्या है कि ये बोगनविला का नाम दिया गया है पैसिफिक महासागर के द्वीप को। और ये जो बोगनविला है उसको लुई एंटोनो दी बोगनविलो के नाम से नाम दिया गया है। अभी हम जाएंगे आगे मंगो पार्क। ये मंगो पार्क जो था वो स्कॉटलैंड का निवासी था और उसने क्या किया कि पश्चिमी अफ्रीका के खोजी अभियान के लिए वो विख्यात था। उसने पश्चिम अफ्रीका में अपना अभियान चलाया और 1795 यानी 1795 को मंगो पार्क द्वारा नाइजर नदी प्रवाह मार्ग की खोज की गई। जो नाइजर नदी का प्रवाह है वो खोजने का श्रेय किसे जाता है? मंगो पार्क को जाता है। उसके बाद हम देखेंगे औद्योगिक क्रांति। यूरोप में उद्योग के क्षेत्र में क्रांति कैसे आई है। अभी जो उत्पादन कार्यों का हस्तोद्योग से यांत्रिक उत्पादन की ओर एवं संक्रमण अथवा हस्तांतरण को औद्योगिक क्रांति कहा जाता है। पहले क्या होता था, हमने पहले भी देखा कि इंग्लैंड में जो ऊनी वस्त्र बनते
थे वो हाथ के माध्यम से घर में ही बनते थे। लेकिन औद्योगिक क्रांति किसे कहा जाता है कि हाथ के माध्यम से जो वस्तु बनती थी वो यंत्र के माध्यम से बनने लगी, उसे औद्योगिक क्रांति कहा गया है। 18वीं और 19वीं शताब्दी में क्या गया कि उत्पादन प्रक्रिया में बाष्प शक्ति का प्रयोग किया गया, जल शक्ति का प्रयोग किया गया और उसके द्वारा जो यंत्र थे उसके प्रयोग पर ज्यादा उसका उपयोग किया गया। औद्योगिक क्रांति के लिए जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी उसका भी विकास होना आवश्यक हो गया था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या हो गया कि उद्योग व्यवसाय का जो स्वामित्व था वो उद्योग व्यवसाय में निवेश करने के लिए आवश्यक पूंजी जिनके पास है ऐसे पूंजीवादी वर्ग का उदय हुआ। यानी जो लोग क्या थे, धनवान थे, वैसे ऐसे लोग ज्यादा सामने आए कि जिनकी वजह से औद्योगिक क्रांति में क्या प्राप्त हुई, गति प्राप्त हुई, ऐसे हम कह सकते हैं। अभी ये जो पूंजीवादी व्यवस्था थी उसकी विशेषताएं क्या थी कि जो उपभोक्ता थे, जो लोगों के आवश्यक वस्तुओं का निर्माण न्यूनतम लागत पर करना। ये जो पूंजीवादी वर्ग ने क्या किया था कि जो जो चीजें लोगों की आवश्यकता की है उसकी जो निर्मित है उसके लिए जो लागत है वो कम दाम में करना, यानी कम पैसे में ज्यादा चीजें बनाना। और ये पहली बात थी। दूसरी बात क्या थी, जो वस्तुएं बनाई जा रही थी उसकी कीमतें कम रखने के लिए श्रम का प्रतिफल यानी मजदूरी का भुगतान कम करना। अगर हाथ से वस्त्र बनाएंगे या हाथ से कोई भी चीज लगेगी तो उसमें मेहनत ज्यादा लगेगी और इसीलिए वस्तु की कीमत भी बढ़ेगी। इसलिए यंत्र के माध्यम से वस्तु बनाना और उसके लिए जो वस्तु बनाने के लिए जो खर्च आ रहा है वो कम करना। इसीलिए मजदूरी कम करने के लिए उस श्रम का भुगतान कम करना, ये दूसरा विशिष्ट था। उसके बाद पूंजीवाद का तीसरा विशेषता क्या थी कि अधिकतम लाभ कमाना, यानी कम खर्च लगाना और अधिकतम लाभ कमाना। उसके बाद पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था थी वो अर्थव्यवस्था में निजी स्वामित्व होता है, यानी खुद की निजी स्वामित्व की पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ज्यादा महत्व होता है। उत्पादित वस्तु का जो मूल्य है वो मूल्य निर्धारण की उत्पादक को स्वतंत्रता है, यानी जो वस्तु वो बना रहा है उसका मूल्य निर्धारित करने का जो स्वतंत्र है वो पूंजीवादी व्यवस्था में रहता है और उपभोक्ताओं को चुनाव का स्वतंत्र होता है। वस्तु की कीमतें रखने का जो स्वतंत्र है जो उत्पादक करने वाले को होता है, लेकिन खरीदने वालों को यानी उपभोक्ताओं को क्या होता है, ये वो वस्तु चुने या नहीं। ये सारी जो है विशेषताएं ये पूंजीवादी व्यवस्था की है। अभी इंग्लैंड जो था उसमें औद्योगिक क्रांति के लिए अनुकूलन वातावरण था या पृष्ठभूमि तैयार हुई थी। वो कैसे, इंग्लैंड में क्या था कि जो लोह के अयस्क है और कोयले के भंडार जो है वो बड़े पैमाने पर थे। लोहा बहुत ज्यादा मिलता था या कोयला बहुत ज्यादा इंग्लैंड में मिलता था और वहाँ का जो वातावरण था वो आर्द्र जलवायु के कारण सूती धागे निर्माण करने के लिए यहाँ का जो वातावरण था वो बहुत अच्छा था। इसके कारण इंग्लैंड में क्या हुआ कि सूती वस्त्रों की निर्मित में प्रगति हो गई और उसके बाद इंग्लैंड के जो अधिकार में जो उपनिवेश थे या जो बस्तियां थी उसका प्रदेश विशाल था। उत्पादन के लिए जो आवश्यक कच्चा माल इन प्रदेशों से बड़े पैमाने पर सस्ती दरों में आयात करना इंग्लैंड के लिए सफलतापूर्वक संभव हुआ। देखो, हम जानते हैं कि इंग्लैंड ने बहुत सारे देशों में अपने उपनिवेश यानी बस्तियां स्थापन की थी। जैसे भारत में भी वो 150-200 साल तक रहे। उन्होंने व्यापार के उद्देश्य से बाकी के देशों में प्रवेश किया और वहां पे बस्तियां यानी उपनिवेश स्थापित किए। इसीलिए उनके लिए व्यापार करना आसान हो गया क्योंकि अभी खरीदने वाले जो लोग थे उनके पास अवेलेबल थे। इसीलिए उनको अपने उपनिवेश से आयात करना
क्या हो गया, आसान हो गया। इंग्लैंड द्वारा अपनी जो नैसर्गिक शक्ति के बल पर इस कच्चे माल पर प्रक्रिया करके इंग्लैंड क्या करता था कि अपने उपनिवेश से कच्चा माल उठाता था और इंग्लैंड लेके जाता था, वहां पर प्रक्रिया करता था, उसको पक्का माल बनाता था। फिर अंग्रेज अधिकारियों वाले अंग्रेज के जो अधिकारों में उपनिवेश थे, बस्तियां थी, वहां पर लाता था और यहाँ लाकर वो माल बेचता था। इसीलिए निर्यात भी उनकी बढ़ने लगी। इस व्यापार में जो लाभ प्राप्त होता था वो ब्रिटिश व्यापारियों के पास बड़े पैमाने पर अतिरिक्त पूंजी उपलब्ध होने लगी। इसके साथ ही कम प्रतिफल पर मजदूरों के श्रम भी उपलब्ध हो गए, क्योंकि जो जगह पर उन्होंने अपने उपनिवेश स्थापित किए वो देश क्या थे, वहां पर मजदूरों की संख्या बहुत ज्यादा तादाद में थी, इसलिए उनको कम दाम में मजदूर भी वहां पर उपलब्ध हो गए। वस्तुओं की कीमतें एक सीमा के बाहर बढ़ने नहीं देना संभव हो गया। मजदूर ज्यादा थे इसलिए कीमतें भी स्थिर रही। इस पृष्ठभूमि पर क्या हुआ कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ बड़े पैमाने पर हुआ। ये बहुत ज्यादा तादाद पर उपनिवेश या बस्तियां स्थापन करने की वजह से कच्चा माल जो था इंग्लैंड को बड़ी तादाद में मिलने लगा। उसका परिणाम यह हुआ कि बहुत ज्यादा तादाद में, बहुत बड़े तादाद में पक्का माल इंग्लैंड में बनने लगा और उसके पास जो उपनिवेश थे या बस्तियां थी, इसकी वजह से औद्योग उसको अपना माल बेचना आसान हो गया। इसीलिए इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का उदय आया। अभी ये जो औद्योगिक क्रांति थी इसका भारत पर क्या परिणाम हुआ, जो भारत में जो घरेलू व्यवसाय थे उसका ह्रास होगा। क्यों हो गया, क्योंकि हाथ के माध्यम से बनने वाली जो चीजें थी वो महंगी मिलती थी और यंत्र के माध्यम से इंग्लैंड में बनने वाली जो चीजें थी वो उसके बदौलत सस्ती मिलती थी। इसीलिए जो हस्त उद्योग द्वारा बनने वाली वस्तुएं थी या हस्त उद्योग थे भारत के, उसका विनाश हो गया। भारत का वस्त्रोद्योग शिथिल हो गया। वस्त्र जो थे वो कम बेचे जाते थे अभी। और ब्रिटिश सरकार की जो आर्थिक नीतियां थी वो भारत की अपेक्षा इंग्लैंड के हितों के लिए थी। इसीलिए भारत को क्या हो गया, उसके विपरीत परिणाम का सामना करना पड़ा। रेल मार्गों का प्रयोग के कारण यूरोपीय राष्ट्रों का जो उत्पादित माल था वो भारत के गांव गांव कस्बों कस्बों में पहुंचाना आसान हो गया, क्योंकि भारत में रेल लाने का काम किसने किया, अंग्रेजों ने किया। इसीलिए रेल के माध्यम से इंग्लैंड का माल भारत के गांव गांव तक पहुंचा और वो माल सस्ता मिलता था जो हाथ से बना हुआ भारत का माल था उससे। इसीलिए लोग वो सस्ते माल की तरफ आकर्षित होने लगे। इसके माध्यम से दिन ब दिन जो हाथ के द्वारा बनी हुई चीजें थी, हस्तोद्योग में बनी हुई चीजें थी, उसका महत्व दिन ब दिन कम होते गया और भारत का आर्थिक शोषण इंग्लैंड ने करना चालू कर दिया। ये हुआ औद्योगिक क्रांति। उसके बाद हम देखेंगे कि आर्थिक राष्ट्रवाद। अभी यूरोप में आर्थिक राष्ट्रवाद का जो उदय हुआ यह किसका परिणाम था, यह औद्योगिक क्रांति का ही परिणाम था। आर्थिक राष्ट्रवाद में क्या होते हैं कि स्वयं के राष्ट्र के अधिक विकास को प्राथमिकता दी जाती है, साथ साथ अपने प्रतिस्पर्धी राष्ट्रों की नाकाबंदी करके अथवा प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता निर्माण होती है। ये आर्थिक राष्ट्रवाद में अपने देश का हित देखा जाता है, ज्यादातर अपनी तरक्की किस तरह की जाए, दूसरे देशों की नाकाबंदी की जाती है कि उनका माल हमारे देश में ना आए, इसीलिए उन पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता ये आर्थिक राष्ट्रवाद में निर्माण हुई। प्रतिस्पर्धी राष्ट्रों के व्यापार पर आर्थिक प्रतिबंध किस प्रकार लगाया जा सकेंगे इस पर विचार किया जाने लगा। उसमें आयात निर्यात बंदी, अगर दूसरे राष्ट्र से अपने राष्ट्र में माल आता होगा, चीजें आती होंगी, उस पर बंदी लगाई जाए। यहाँ से वहां अगर का कुछ जाता होगा तो उस पर बंदी। अन्य देशों के वस्तु पर भारी चुंगी कर लगाना यानी टैक्स ज्यादा लगाना। प्रतिस्पर्धी राष्ट्र दूसरे राष्ट्र में उपनिवेश स्थापन करता है तो वह अपने उपनिवेश भी स्थापन करना। अगर इंग्लैंड के साथ साथ दूसरा राष्ट्र भी अगर भारत में अपने
उपनिवेश या बस्तियां स्थापित करता है तो इंग्लैंड ज्यादा बस्तियां स्थापन करेगा। यानी एक तरह की उनमें क्या शुरू हुई, स्पर्धा उनमें शुरू हुई। उसके बाद प्रतिस्पर्धियों के विरुद्ध युद्ध संघर्ष करना आदि बातें आर्थिक राष्ट्रवाद में शामिल हुई। अगर प्रतिस्पर्धी राष्ट्र ज्यादा कर रहा है या उसके आगे जाने की कोशिश कर रहा है तो उसके साथ युद्ध भी करना। औद्योगिक क्रांति ने जिस अतिरिक्त उत्पादन की श्रृंखला को जन्म दिया, उसी अतिरिक्त उत्पादन ने आर्थिक राष्ट्रवाद तथा साम्राज्यवाद का समर्थन किया। औद्योगिक क्रांति होने की वजह से क्या हुआ कि उत्पादन में बढ़ोतरी आई, इसीलिए देशों देशों में क्या हुआ, संघर्ष निर्माण हुआ और ये संघर्ष से आर्थिक राष्ट्रवाद का उदय हुआ और उसी के साथ साथ साम्राज्यवाद का भी उदय हुआ। अभी ये साम्राज्यवाद आगे चलकर हम देखते हैं कि जो भारत में आए हुए पुर्तगाली थे, स्पेन थे, फ्रांसीसी थे, इनको हराकर अंग्रेजों ने क्या किया था, भारत में अपना साम्राज्य स्थापित किया था। अब ये आर्थिक राष्ट्रवाद का परिणाम क्या हुआ कि साम्राज्यवाद का उदय हुआ। जिस तरह अंग्रेजों ने भारत में क्या किया, अपना साम्राज्य स्थापित किया। पूंजीवादी जो लोग थे उनके लिए बाजार की प्राप्ति हुई। उसके बाद कच्चा जो माल था उसके आपूर्ति के लिए केंद्रों की खोज करना प्रारंभ हो गया कि अपना जो कच्चे माल की जरूरत थी उसे पूरे करने के लिए कहाँ कहाँ वो मिल सकता है उसकी खोज की गई। यानी उसके लिए अधिकाधिक निवेशों को आकर्षित करना तथा वह निवेश बनाए रखना, इस प्रकार चक्र प्रारंभ हो गया। अतः इसके लिए उपनिवेशों का आर्थिक शोषण भी करना प्रारंभ हो गया। अभी ये जो आर्थिक राष्ट्रवाद था या साम्राज्यवाद था, इसकी वजह से जहां जहां अंग्रेजों ने अपने उपनिवेश स्थापित किए वहां उन लोगों, वहां की जनता के आर्थिक तरीके का फायदा लेना शुरू कर दिया, इसीलिए उनका आर्थिक शोषण हुआ। हम भारत का उदाहरण ले सकते हैं। भारत में अंग्रेज रहे तो लोगों को क्या हुआ था, आर्थिक शोषण बड़े पैमाने पर अंग्रेजों ने भारत का किया। ये जो उग्र राष्ट्रवाद है, औद्योगिकरण है, वंशिक श्रेष्ठता है, ये जो अवधारणा है, आक्रामक औपनिवेशिक नीतियां है, आदि बातें आगामी समय में साम्राज्यवाद की वृद्धि के लिए सहायक सिद्ध हुई। इस तरह आर्थिक राष्ट्रवाद की यूरोप में क्या हो गई, दिन ब दिन बढ़ोतरी हो गई और ये यूरोपीय राष्ट्र है, ये पूरे विश्व में अपने उपनिवेश स्थापित करने के लिए आपस में स्पर्धा करने लगे। इसी स्पर्धा से ये यूरोपीय राष्ट्र में क्या हो गया, स्पर्धा निर्माण हुई और स्पर्धा से ही साम्राज्यवाद का उदय हुआ कि कौन ज्यादातर अपनी सत्ता स्थापन करता है। यहाँ पर हमने जो यूरोप में पुनर्जागरण और विज्ञान का विकास है, ये जो चैप्टर है यहाँ पर हमने खत्म कर लिया है। अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा, मेरे ये वीडियोस अच्छे लगे होंगे, तो प्लीज़ 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 इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स दीजिए और आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मेरा चैनल डॉक्टर प्रियंका अवते जाधव नाम से है, आप इसे सब्सक्राइब कीजिए। और अगर कोई गलतियां हो गई होंगी तो खामियां रही होंगी तो आप प्लीज़ इसे अपना समझ के उसे माफ़ कर देना। धन्यवाद।